पॉलिटिकल सर्कल्स में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इन दिनों मौज़े बहस बना हुआ है। हुकूमत जहां सुप्रीम कोर्ट में इसका दिफा कर रही है, वहीं मुसलमान इसकी जबरदस्त मुखालिफत कर रहे हैं। इन हालात को देखते हुए गुलबर्गा के नामवर कानूनदा डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार ने वक्फ के मौजू पर एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया। वक्फ एक्ट 1995 और वक्फ एक्ट 2025 एक कंपैरिजन के उन्वान से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के आवान बंदा नवाज में इस सेमिनार का इनेकाद किया गया। अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट अफजलपुर के बैनर तले इस सेमिनार की सदारत एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने ही की। इस मौके पर सदारती खिताब करते हुए एडवोकेट जागीरदार ने वक्फ बोर्ड्स के कामकाज के तरीकों पर खूब खरी कोटी सुनाई। एडवोकेट जागीरदार ने कहा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ आमदनी वाली जायदादों पर नजरें लगाए हुए है। आज का ये पुरानी दरगाहों और मसाजिद पर गैर मुस्लिमों का कब्जा है और वक्फ बोर्ड्स इनको देखने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने ज़िमन में कोड़ेकल, यनकंची और इंडी की दरगाहों की मिसाल दी। इस मौके पर एडवोकेट जागीरदार ने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि ऐसी कब्जाजात वाली दरगाहों और मसाजिद की निशानदही की जाए, इनकी तामीर और मरम्मत करके दोबारा वक्फ बोर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को कानूनी कार्रवाई करके मकबूजा जायदादों को दोबारा हासिल करने के इख्तियारात दिए गए थे। वक्फ बोर्ड को ये इख्तियारात देने के बजाय वक्फ ट्रिब्यूनल को ये इख्तियारात दिए जाते तो माजी में नताइज बेहतर आ सकते थे। एडवोकेट जागीरदार ने कहा कि बाद मुकामात पर वक्फ एक्ट 1995 का गलत इस्तेमाल हुआ है और इसके इख्तियारात की बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी की गई, जिसको बुनियाद बनाकर हुकूमत ने यह नया कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि पर्सन एग्रूड बाय को सेंट्रल हुकूमत ने 2013 में शामिल किया है, जबकि 1995 में इसे एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ था। उन्होंने कहा कि गजट नोटिफिकेशन के एक साल के अंदर ही वक्फ बोर्ड को या मुतवल्ली या पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ को अपना टाइटल साबित करना होता है, लेकिन वक्फ एक्ट 1995 में मुतासरीन को वक्फ गजट चैलेंज करने को कहा गया था। इस सेमिनार से एडवोकेट सैयद मजहर हुसैन ने भी खिताब किया। एडवोकेट मजहर हुसैन ने कहा कि 2025 का यह कानून आइन की दिफात, बुनियादी हुकूक 14, 15, 29, 30, 25, 26 और 301 के खिलाफ है। इस तरह से 2014 से अब तक मोदी हुकूमत ने जितने भी कवानीन बनाए हैं वो सबके सब दस्तूर के बुनियादी हुकूक के खिलाफ जाते हैं। सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस ने भी सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वक्फ के मंशा पर मुसलमानों ने कभी गौर नहीं किया। सेमिनार के अख्तिताम से कबल सवाल जवाब का सेशन भी रखा गया था। एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने वक्फ एक्ट के ताल्लुक से हाजरीन के सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब दिए। वहीं नवाब खान ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बशीर आलम की ख़िरात कलाम पाक और असद अली अंसारी की नात शरीफ से सेमिनार का आगाज हुआ था। ये अमेंडमेंट कब आ गया? पर्सन अग्रीड बाय 2013 में आया। 2013 से पहले ये मीनिंग क्या था? एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ था। 1995 का वक्फ एक्ट देखिए, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ था। तो मैं बोलता हूँ उस ज़माने में 95 तक तुम्हारे को मालूम नहीं हो गया कि गैजेट नोटिफिकेशन है, ये जो है पब्लिक को लागू नहीं होता बोल के, उसीलिए तुम अमेंडमेंट लाए अग्रीड बोल के। हम कैसा जो है एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारा अग्रीड बोले? ठीक है, एक चीज़ है, ठहरो, एक चीज़ है, गैजेट नोटिफिकेशन सर, गैजेट नोटिफिकेशन जैसा ही होता है, वक्फ बोर्ड जो है 1 साल के अंदर अपना टाइटल साबित करना, या मुतवल्ली है तो मुतवल्ली टाइटल साबित करना, या पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो जो है वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के टाइटल साबित करना। अगर इन चीज़ों को अगर साबित नहीं करके तुम बोलेंगे कि जो है दूसरों को वक्फ गैजेट नोटिफिकेशन लागू होता है, वो लोग चैलेंज करना बोले तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट, मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट 1998 सुप्रीम कोर्ट सैयद अली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें ये बोले कि इंक्लूडिंग पट्टा लैंड और इनाम लैंड दे आर ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज़ बोल के। मैं बताना चाहता हूँ आपको फहमद खान साहब, आप 2005 ALD
हैदराबाद वक्फ बोर्ड वर्सेस मदनूर सुंदरम्मा का केस आप देखो, जिसमें जो मैटर सुप्रीम कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट को जाने के बाद में ये बात में डिस्कशन हुआ कि 6(1) जो है तुम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करे बगैर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो है इनाम लैंड भी पट्टा लैंड है बोल के। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती ये मालूम हो गई कि हम जो गलती करे बोल के 1997 का जो यूपी स्टेट वर्सेस राधा कृष्णन बोल के एक डिसीजन है, 1985 का डिसीजन है शारजिल खान बोल के, और उसके बाद में 1998 का डिसीजन है ये सैयद अली वर्सेस स्टेट ऑफ वक्फ बोर्ड। ये तीनों डिसीजंस को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये बताई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को कि सेक्शन 6(1) को डिटेल ये करके उसके ऊपर आप फैसला दो बोल के। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट उसी को रिलाय करके सेक्शन 6(1) के हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है अपना टाइटल नहीं साबित करी, जिसके वजह से ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है बोल के। तो इससे हट के हम एक ही डेफिनेशन में जाना गलत होता है। पहले तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, पहले तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद में पर्सन इंटरेस्टेड की है। अगर तुम पर्सन अग्रीव्ड के बोल के बोले तो 95 से 2013 तक अगर तुम वही एक्ट कंटिन्यू करके वही प्रोविजन करके आप अगर 2013 के बाद अग्रीव्ड पर्सन बोल के डेफिनेशन लेते हैं तो उसका लिमिटेशन ऑलरेडी चले गया है। तो ये चीज़ों को आपको खुलासा करना चाहिए। और मैं जो बोल रहा हूँ 6(1) का लिमिटेशन तुम्हारा बार हुआ है, तुम आगे जो है 54 चलाना गलत है, जिसके वजह से आज तुम बोल रहे हैं कि 95% ऑफ मुस्लिम्स एनक्रोचर्स जो बता रहे हैं ये गलत है, और 54 में आता नहीं, इसको बंद करना बोल के। ये ब्रिटिश लोगों की देन है। 1993 1930 तक जो वक्फ एक्ट आ गया, मुसलमान वक्फ एक्ट वैलिडेटिंग एक्ट, ये ब्रिटिश लोगों की देन है। हमारी देन 1995 की है। मैं एक बताता हूँ, फजल अली साहब जब रिपोर्ट पेश करे उन्होंने ये बोले कि भाई हर स्टेट अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, जब आज़ादी होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अपने अपने एक्ट बनाओ बोल के। ये एक्ट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, जिसके वजह से जो है एक प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के सामने 1954 में आया था। मैं लास्ट टाइम पे 2 डिसीजंस दिया हूँ। 1954 में आया था, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड आल्सो वेस्टिंग ऑफ द लैंड टू द गवर्नमेंट वेदर रिक्वायर्स टू बी सेट असाइड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये पॉइंट तो जब ही चाहिए थी। दूसरी बात, तुम जो बोल रहे हैं कि 1/3/1974 को तुम खुद मान रहे हैं कि ऑलरेडी जो है लैंड इज वेस्टेड टू गवर्नमेंट। यस, मेरा भी वही कंटेंशन है। वंस लैंड इज वेस्टेड टू गवर्नमेंट एज ऑन 1/3/1974, देयर आफ्टर यू हैव डिक्लेयर्ड गैजेट नोटिफिकेशन। यहाँ गवर्नमेंट 2 ड्यूअल पॉलिसी करी है। 1/3/1974 को जो इनाम लैंड्स अपने कब्जे में लेने के बाद में गवर्नमेंट को जब कमिश्नर जो सर्वे करना था, उन्हें सर्वे करके ये बताना था कि these lands were already vested to government, thereby the nature of इनाम is abolished। जब वक्फ नहीं था 74 तक all lands were इनाम lands, they were vested to government of Karnataka and other states। तो वैसे टाइम पे जो है तुम जो है वो प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के डिक्लेयर करे। गलती किसकी है? 89 में जरा मेरा अपॉइंटमेंट मैजिस्ट्रेट बोल के हुआ तो कासिम साहब जो है स्टेट प्रेसिडेंट आए थे वकीलों के, तो उन्होंने जब, हाँ कासिम साहब ना, हाँ बार काउंसिल के, उन्होंने जब सवाल सब वक्फ एक्ट के बारे में बोले, तो जब 95 एक्ट आ गया था, मेरा ट्रेनिंग 99 में चल रहा था, तो मैं उनको ये बात बताया, क्या साहब वक्फ एक्ट को एडवर्स पोजीशन लागू होता है क्या नहीं होता? तो मैं बताया सेक्शन 6 के हिसाब से अगर 1 साल के अंदर बोर्ड नहीं कर सकता, 1 साल के अंदर मुतवली चैलेंज नहीं कर सकता गैजेट नोटिफिकेशन आने के बाद, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहती। तो जो है एडवर्स पोजीशन उन्होंने माने। 25 को तुम चैलेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं। 25 चैलेंज करने के बाद में सेट असाइड करेंगे, बोलेंगे
कि वापस जाके और एक बार डिस्कशन करके फैसला करा लो बोल के बोलेंगे। मेरा सवाल ये है कि 61 का अगर 54 का अगर चालू रहा तो पुराने एक्ट के हिसाब से ये मुस्लिम में कोई तकलीफ है। 2009 से प्रोसीडिंग्स पूरे मुस्लिम के ऊपर चल रहे हैं। तुम्हारी गलती की वजह से आज जो है मुस्लिम परेशान है। डेक्कन हेराल्ड में ये बताया कि 95% आर मुस्लिम्स आर एनक्रोचर्स बोल के बताया। तुम जो है 17,000 मुस्लिम के खिलाफ जाओ। तुम जो है 120 एकड़ ज़मीन, हम 1,20,000 एकड़ ज़मीन है बोले की वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुंह खुल गया कि कितनी प्रॉपर्टी इनके पास है बोल के। तुम्हारी गलती की वजह से, तुम सही सर्वे नहीं करने की वजह से आज जो है मुसलमानों को परेशानी आ गई बोल के बोलता हूँ। तो इस सिलसिले में मैं इतना ही कहता हूँ कि ज़रा डिबेट हार्ड हो गया है, डिस्कशन हार्ड हो गया है, और इसमें जो है 61 का भी चैलेंज करे हैं। तो एक और दो बातें मैं बताता हूँ। वो ये कि अनरजिस्टर्ड वक्फ क्या परेशानी आज हो रही है। मैं खाली एग्जांपल देता हूँ। यंकंची, आपको मालूम है असद अंसारी साहब, यंकंची जो है सिंदगी तालुके में है। हम बचपन में जो है वो बाल उतारने दाउल मलिक दरगाह आए बोल के हमारे सबको लेके जाते थे। तो परसों मेरे को जो एक मौका मिला कि जाके ज़रा हमारी बहन को मिलकर ना बोलो, तो ऑन द वे था। वापसी में जब आया, आने के बाद वो देखा मैं पूरी जो दरगाह की शक्ल चेंज करके टेंपल बनाए, और वहाँ उस पर बोर्ड लिखे हैं यहाँ पे नारियल फोड़ना मना है। मैं सवाल करा, क्या साहब ये दरगाह किसकी है? ये मुस्लिम की दरगाह है या नॉन मुस्लिम की दरगाह है? तो उन्होंने बोले ये दरगाह पुजारी की है। 20 साल से उन्हें जो है उसका देखभाल कर रहा है, सारा खर्चा उन्हें कर रहा है। वो दरगाह जो है अपने नाम पे कर लिया। क्या लिखा? गुरु दावल मलिक प्रसन्ना बोल के लिखा। किसकी गलती है भैया? हम जो लड़ने लगे थे, हम शिरिक के बारे में हम लड़ते हैं। अगर हमारी दरगाह जो है दूसरा एक सिंगल आदमी कब्जा करता है, यहाँ तो गवर्नमेंट को लाने का दूर, एक सिंगल आदमी कब्जा करता है, तो उसको हम नहीं पूछ सकते कि भाई दरगाह तुम हमारी कैसा ये करे बोल के। तुम ये बोलते कि भाई शिरिक है। इंडी के कोर्ट को गया था, जाते टाइम पे देखा तो एक दरगाह अच्छी बहुत खूबसूरत नज़र आई, और वो दरगाह मेरे को दूर से मालूम हो गई कि आदिल शाही पीरियड की है। मैं जब वहाँ पे जाने के बाद वापसी में वो जाके देखा करा, पूरा स्ट्रक्चर देखा, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। जो हमारे अफजलपुर मस्जिद का जो गेट है उसका पूरा जो है हू बहू उसका ये है कि 2 मीनार हैं, और साथ में जो है वो डोम है जो जैसे। तो सारे चीज़ें रहने के बाद में मैं ये पूछा उनको, क्या भाई ये दरगाह तो मुस्लिम की दिख रही तो बोल के। तो वो लोग क्या बोला? वो लोग ये बोले, तुम्हारे मुस्लिम लोग कभी दरगाह तक आए ही नहीं, ये दरगाह खाली पड़ी थी, हम जो है इस दरगाह का कब्जा कर लिए। अगर आज भी मुस्लिम बोलते हैं तो ये दरगाह हम वापस करते हैं। किसकी गलती साहब ये बोलिए? कोडेकल को गया था मैं तारीखदा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं विजिट कर रहा हूँ, मैं खाली बोलने वालों में से नहीं। कोडेकल की दरगाह को जाने के बाद में जो ऊपर के दरगाह को गया, पूरी आदिल शाही गुम्बद है। अंदर देखता हूँ तो मज़ार है। मज़ार के ऊपर ऐसा जो ये रहता ना, एक फ़ोटो लगाएं, ऐसा ठहरा करें। मैं पूछा ऐसा कहीं कोई ये मुस्लिम की ये दिख रही तो बोल के। तो उन्होंने क्या बोले, यहाँ पे बसोना आके यहाँ बैठते थे, यहाँ ध्यान करते थे बोल के। उसके बाद फिर नीचे गया मैं, नीचे एक गुड़ी है बोले तो गया वहाँ।
वहाँ जाने के बाद में भी मज़ार गुड़ी में दिखी। यहाँ जो है उन्हाँ के लिंगैक्य हुए बोल के। आगे आने के बाद में मुस्लिमों के खबरें थे, निज़ाम का आर्किटेक्चर है। तो मैं उनको पूछा कि ये खबरें किसके हैं, तो उन्होंने बोले ये खबरें भी हमारे हैं। ये प्रैक्टिकल तजुर्बा आपको मैं बता रहा हूँ। 2000 का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हमारे वकील साहब ज़रा ध्यान दीजिए। 2000 का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया बिरदरावलू बोल के। आप देखे हैं अनीस अहमद खान साहब गुलबर्गा आए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं एक केस लड़ा हूँ, वो 2000 का है देखो बोले। तो मैं उनको बताया कि बिरदरावलू का केस है देखो। बिरदरावलू के केस में जो एक मोहसन को प्रॉपर्टीज दी गई थी, इनाम ज़मीन दी गई थी, मोहसन जो है वो ज़मीनात बेच दिए। सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या उनका प्राइवेट वक्फ है बोल। सुप्रीम कोर्ट ये बोली, आप देखिए 2000 सुप्रीम कोर्ट बिरदरावलू का केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि द प्रॉपर्टी वाज डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ मोहसन, देयरफॉर ही इज एंटाइटल्ड टू सेल द प्रॉपर्टीज। ये सारे चीज़ें हो गए। तुम अभी वही 95 का पढ़ेंगे, तुम अभी वही बोलेंगे, 54 को जाएंगे। आप इतने ही लोग आए, हिम्मत अफजाई हुई, डिस्कशंस हो गए, लीगल पॉइंट पे भी डिस्कशन हो गए। खुशी है, हिम्मत हारने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 को स्क्रैप करना था, उसी को चैलेंज करना था, उसी के अमेंडमेंट में जो है ये सारे चीज़ें नए एक्ट के लाना था। नहीं ला के गलती करें हैं। नया एक्ट अगर आ गया या नहीं भी आ गया तो वक्फ एक्ट 1995 मुस्लिमों के लिए ख़तरा है। जब तक चैलेंज नहीं करेंगे हमारे इसमें हम लड़ते रहेंगे बोल के बोलते हुए मैं अपनी 2 बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कामयाब सेमिनार यहाँ पर मुनक़िद किया। लोग ना आए लेकिन आपने अपना फरीज़ा अंजाम दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने कत्ल किया था, लेकिन अज़ाब पूरी उम्मत पर आया। वो इसलिए कि उम्मत ने जो कातिल थे उन पर आवाज़ नहीं उठाई। तो एहतजाज करने वाले होना चाहिए, हर दौर में रहते हैं। और उसी तरह चंद शख्सियात हैं जो हालात की नज़ाकत को समझते हुए और लोगों को वो मालूमात पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। उनमें एक डॉक्टर साहब हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और इससे पहले भी बहुत सारे सेमिनार्स उन्होंने मुनक़िद किए, एक अच्छा सिलसिला उन्होंने शुरू किया है कि मस्जिद में जो मिंबर रसूल है वो बहुत मौसर प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। उस प्लेटफॉर्म को सिर्फ आप लोगों को मुंतशिर करने के लिए, और ऐसी लंबी चौड़ी 12:30 बजे से 1:30 बजे तक की तकरीरें हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी वजह यही है कि आप सुनने वाले जो चाहते हैं वो नहीं पेश कर रहे आप, इसीलिए लोग नहीं आ रहे। लोग कब आ रहे हैं? जब नमाज के लिए, खुतबे के लिए ऐलान होता है तो उस वक्त आते हैं, क्योंकि आपकी बात उनको समझ में, उनके काम की ही नहीं है बात, तो कोई क्यों आएगा। तो मेरा इस सेमिनार के ज़रिए और सोशल मीडिया, आजकल जो है डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग इसलिए भी कि घर में फुर्सत में बैठकर देख लेंगे क्या सेमिनार हो रहा है, ये भी सोच जलसों में लोगों के तादाद कम करने की एक बड़ी वजह है। तो मैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जहां भी इस तरह का आपका प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर देखने से वो मालूमात नहीं होती जिस तरह से आप उस जलसे में शरीक होने से हासिल होती हैं। तो इसीलिए मैं अपील करता हूं कि आप जब भी मकसूद अफजल जागीरदार साहब जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया है, अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट का, जब भी कोई प्रोग्राम हो तो आप ज़रूर इस पर तशरीफ़ लाएँ। ये आपके फ़ायदे के लिए, उनके लिए क्या है बताइए, उनका अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो एक दर्द और तड़प रखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लोगों को मालूमात हों किसी भी मसले पर।
तो जब भी इस तरह का सेमिनार या जलसा रखा जाए तो मैं अपील करता हूं कि कसीर तादाद में लोग शरीक हों, और हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हमारे फ्रेंड सर्कल को भी अपने साथ लाएं। मैं देखता हूं कि शादी के लिए फ़ोन करते हैं, भाई फलां जगह जाना है, आप इतने बजे तैयार रहिए, शादी में वो फंक्शनल जाना है, ये फंक्शनल जाना है। लेकिन कोई ये तरीक़ेकार भी शुरू होना चाहिए कि हमको फलां जलसे में जाना है, आप लोग तैयार रहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह के काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं, और सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट को और फहमीद खान एडवोकेट को और जितने भी एडवोकेट्स यहाँ आए हुए हैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने एक हम पेशा के एक प्रोग्राम को कामयाब करने के मकसद से आप लोग यहाँ आए हैं। ये होना चाहिए और इसको और बढ़ाना चाहिए, और हम मिल बैठकर मिल्लत के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर गौर कर कर उसको लाए अमल को सामने लाएं तो बहुत ज़्यादा इसके नतीजे आ सकते हैं। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 200 साल 800 साल पुराने इबादत गाह हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं रहे। वक्फ बाय यूज़र एक पर्पस के लिए डोनर क्या करता है, प्रॉपर्टी को दे देता है फॉर ये पर्पस। कब्रस्तान के लिए ज़मीन, ये मस्जिद के लिए ये ज़मीन, यतीम खाने के लिए मैं ये ज़मीन दे रहा हूँ, कुआं पानी पे पिलाने के लिए एक ज़मीन कुआं दे रहा हूँ। ये एक उनका इरादा होता है, अल्लाह की राह में वो प्रॉपर्टी को डोनेट करते हैं। 200 साल 300 साल, अब ये 200 साल 300 साल की प्रॉपर्टी अब निकाले नहीं। वो वक्फ बाय यूज़र निकाल दिया बोल रहे हैं, वक्फ बाय यूज़र को निकाले नहीं, इट विल रिमेन्स, अभी भी है। लेकिन अगर कोई एतराज़ करेगा वो चले जाएगा। निकाल दिया बोलकर बोल रहे हैं ना, उसको रखें। वक्फ बाय यूज़र अभी भी है, लेकिन वो वक्फ बाय यूज़र को अगर कोई सवाल करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, ये प्रॉपर्टी वक्फ की दी है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी फला की है, ये प्रॉपर्टी ये फला ऑर्गेनाइजेशन की है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी का जो वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी वो प्रॉपर्टी खत्म। वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कब तक नहीं रहेगी? वो ऑब्जेक्शन के ऊपर जब तक जस्टिफाई नहीं होगा, जब तक डिसीजन नहीं आएगा, जब तक वो वक्फ प्रॉपर्टी होगी। अब यहां पर ये बोल रहे हैं, फिर लिमिटेशन एक्ट लगा रहे हैं। अब लिमिटेशन एक्ट लगाने के बाद जो काबिज है वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर, अब वो ओनर बन जाएगा। लिमिटेशन के मुताबिक कोई भी आदमी अगर 12 साल तक अगर एक ज़मीन पर वहाँ पर रह रहा है, इलीगली रहता है, और क्या एनक्रोचर का मतलब इलीगल रह रहा है, उसके बाद वो ओनर बन जाएगा। अब 200 साल 300 साल से वक्फ प्रॉपर्टी जिसको जो उनके पोजीशन में है, उन ओनर कैसा नहीं हो सकती? वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट क्या होने लगता है? मैं समझता हूँ ये बात पूरे इंडिया के लेवल पे कहीं भी डिस्कस नहीं हुई। पहली मर्तबा आज अंजुमन उर्दू तरक्की में ये बात आ रही है। तो ये कॉन्ट्ररी हो रही है, नहीं हो रही है? एक जगह लिमिटेशन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, वहां पर 100 साल 200 साल प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र की, वो वक्फ बाय यूज़र की वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर लिमिटेशन और वक्फ बाय यूज़र एक साथ कैसा आ रहा है ना? वहाँ पर ये पॉइंट कहीं भी डिस्कस आज तक नहीं भी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मीडिया देखता हूँ, सब जगह देख रहा हूँ, ये नहीं है। तो ये कॉन्ट्ररी हो रही है। अब दूसरी बात, वो लोग अब आर्गूमेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर, वो आर्गूमेंट ये करेंगे, वो बताएंगे कि वक्फ बोर्ड ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने का एक इदारा है, एक बोर्ड है। ये रिलीजियस वक्फ बोर्ड के तहत जितने भी इदारे हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो गवर्न करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो भी रिलीजियस हो जाती है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर करती है तो आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी फंडामेंटल राइट है, तो वहां पर भी टकराव हो रहा है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त आर्टिकल 13 को रखा है, जो जितने भी पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट आर्टिकल 13 करता है। जहाँ पर भी फंडामेंटल राइट
तो टकराव में अगर कानून बनता है तो वो कानून वाइड हो जाता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल, जहाँ पर आर्टिकल 13 के खिलाफ ये अमेंडमेंट बिल को यहाँ पर लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को इख्तियार है, वो वो बिल बना सकती है, कानून बना सकती है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 225, सॉरी आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 248 के तहत वो कानून बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाना है जो आर्टिकल 13 से टकराव करती है, जिसको फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर अमेंडमेंट करना है आर्टिकल 368 भी, वहां पर भी आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता है, तमाम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसमें मैंने कहा ना, इनको कहीं का फंडामेंटल राइट, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको सिर्फ और सिर्फ देश में गुमराह करना है, लोगों को बांटना है, लोगों के दिमागों में जहर पैदा करना है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही तो उनको चलाना है। क्योंकि गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ गया, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना, एक एक्ट ला लियो। हर एक चीज अगर कोई उनके गवर्नमेंट के खिलाफ आती है तो एक नई चीज सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, तो पब्लिक का फोकस उसके तरफ ही ज्यादा हो जाती है। पब्लिक है, इंडिया की पब्लिक ऐसी ही पब्लिक है, उनको मालूम हो गया है कि पब्लिक के साथ, उनके जज्बातों के साथ किस तरह से खेला जाए, ये लोगों को मालूम हो गया और उसमें माहिर भी हो गए। ऐसे माहिर हो गए कि उसको कोई शिकस्त भी नहीं दे सकता आज की डेट में। और दूसरी बात, अब आर्टिकल 3 ये सेक्शन 3 कैपिटल A, 3 कैपिटल B, 3 कैपिटल C, D, E, F ये ऐड करें हम उसके अंदर, अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट के अंदर नए सेक्शन को ऐड करें। सेक्शन 3A सब क्लास 2 के अंदर वक्फ औलाद, अल औलाद। अब वो जो है अपने जो इनहेरिटेंस है, उनके जो सक्सेसर हैं, उनके उनका जो शेयर को छोड़कर उनको शेयर बना उनको दिए आप वक्फ नहीं कर सकते। मुस्लिम लॉ के मुताबिक मुस्लिम फादर अपनी प्रॉपर्टी उनकी हयात में उन डोनेट कर सकता, वक्फ कर सकता, खैरात कर सकता, एक बेटे को भी दे सकता, पूरे बेटों को भी दे सकता, और उनको देते हुए वक्फ भी कर सकता। ये हमारा मुस्लिम लॉ होता है। यहां पर इसमें कॉन्ट्ररी, फिर हमारे एग्जिस्टिंग लॉ को कॉन्ट्ररी हो रहा है। यहां ये एक्ट में क्या बोला जा रहा है कि आप अपने बेटों को, अपने बेटियों का हक मारकर आप वक्फ को डोनेट नहीं करेंगे। अगर आप डोनेट भी करेंगे वक्फ को, अगर बेटा अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो वो फिर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये आर्टिकल सेक्शन 3A क्लास 2 के अंदर है। अब सेक्शन 3C कैपिटल C, अब उसके अंदर अब नया है, जितने भी वक्फ यूज़र होंगे, जितने भी वक्फ अल औलाद की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नोटिफाइड हैं, वो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अगर ऑब्जेक्शन डालता है, कंप्लेंट अगर करता है, तो उसकी इंक्वायरी कलेक्टर करेगा। जो ही कंप्लेंट कलेक्टर के पास चले जाएगी, वो कलेक्टर उसको संज्ञान में लेगा, कॉग्निजेंस लेगा। जो ही कॉग्निजेंस लेगा, जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो वक्फ प्रॉपर्टी बोलकर वो खत्म हो जाएगी। कब तक? वो केस डिस्पोज होने तक कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर उसका फैसला जब तक नहीं देगा, उसको जजमेंट नहीं देगा, वो जब तक वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। और डिस्प्यूट जब तक, डिस्प्यूट किसके? वक्फ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, डिसाइड करने के। ये आर्टिकल 3C रखे हैं। अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी, डिप्टी कमिश्नर कौन? गवर्नमेंट। वक्फ प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी वर्सेस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उसका फैसला कौन करेंगे? मैं और अजीजुल्लाह सरमस भाई। अब उनके मेरे बीच में केस रजिस्टर्ड हो रहा है, मैं ही जज बन रहा हूं उसके अंदर, मेरे खिलाफ केस हो रहा है, मैं ही खुद जज बन रहा हूं उसके अंदर। डिप्टी कमिश्नर खुद गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। वक्फ बोर्ड वर्सेस
गवर्नमेंट के खिलाफ डिसाइड कौन करेगा? डिप्टी कमिश्नर। कैसे वो फैसला करेक्ट हो जाएगा बताइए? अगर वो 10 साल भी अगर उसको पेंडिंग रखेंगे, 10 साल तक अगर फैसला लेंगे, वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो 20 साल में रखेगा ऐसे पेंडिंग। उनको तो किसी तरह से खत्म करना है। अब सेक्शन 3D, अय्याज पटेल साहब हैं यहाँ पर, आप ज़्यादातर जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट को कवर करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, साथ ही साथ उसमें वक्फ नोटिफाइड भी है। अब रिलीजियस वर्शिप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके अंदर क्या है, 1947 के बाद जितने भी प्रॉपर्टी इबादत गाह है वो वैसे रहेंगे, वो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है, अगर दरगाह है तो दरगाह ही रहेगी, मस्जिद रहा है तो मस्जिद ही रहेगी, मंदिर रहा है तो मंदिर ही रहेगी, चर्च अगर है तो चर्च ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। ये एक्ट है। लेकिन अगर एंशिएंट अगर मॉन्यूमेंट अगर है तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां पर वो होशियारी का क्या करें? अब ज्ञान वपी का मामला आ गया, संबल का मामला आ गया, ऐसे मुख्तलिफ और हैं। मैं लिस्ट अगर गिनते बैठूंगा तो फिर आपका कीमती वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो इसके अंदर 3D के अंदर जहां पर भी वक्त नोटिफाइड भी है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट भी नोटिफाइड अगर है, तो वहां पर वक्फ नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी वो नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वो एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रहेगा। तो वह फैक्ट निकल गया। तो वहां पर वो पूरी प्रॉपर्टी जो इबादत मुस्लिम इबादत गाह है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाएगी। ये टेक्निकली बहुत दिमाग, नागपुर से आता है ये सब प्लानिंग जो आता है नागपुर से जाते हैं। वो सब वो लोग रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रील्स बनाते हैं फेसबुक के अंदर,